गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इतिहास के पार्ट 6 के आगे के टॉपिक का अध्ययन करते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने राजनीतिक आंदोलन 1907 से 1919 ईस्वी तक में 1909 तक का अध्ययन किया था। अब हम 1907 और 1919 के और शेष भाग का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन। जैसा कि नाम से ही पता है, होम रूल यानी स्वशासन। ये 1916 में हुआ था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही प्रारंभ हुआ तो भारतीयों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरमपंथी थे, उन्होंने ब्रिटेन की सहायता करने का निश्चय किया। क्यों किया? क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि यदि भारत ब्रिटेन की सहायता करेगा तो युद्ध के पश्चात ब्रिटेन है जो भारत को स्वतंत्र कर देगा। लेकिन बाद में शीघ्र ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह अनुमान हो गया कि ब्रिटेन ऐसा कदापि नहीं करेगा, यानी ऐसा नहीं करेगा, और इसलिए भारतीय नेता असंतुष्ट होकर कोई दूसरा मार्ग खोजने लगे और इसी से होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। किस आंदोलन की? होम रूल आंदोलन की, यानी स्वशासन प्राप्त करने की। अब देखिए बच्चों, 1916 में शुरू हुआ था और एक ही समय में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। कितने? 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। वो कौन कौन सी थी? देखिए, पुणे में, पूना जो महाराष्ट्र में है, वहां पर बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को स्थापना की थी। एक होम रूल लीग तो बाल गंगाधर तिलक की थी जो पुणे में थी, और इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। और इसका कार्य क्षेत्र देखिए बच्चों कहाँ कहाँ था? महाराष्ट्र, यानी बंबई को छोड़ करके सारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में सक्रिय थी। देखिए, दूसरी होम रूल लीग कहाँ थी? मद्रास में। किसने स्थापित की थी? एनी बिसेंट ने। किसने स्थापित की बच्चों? एनी बिसेंट ने 3 सितंबर 1916 को अड़ियार कहां पर है? मद्रास में, वहां पर स्थापित की थी। इसकी अध्यक्ष स्वयं एनी बिसेंट थी और संगठन मंत्री जॉर्ज अरुडेल थे। तो देखिए, एक ही समय में 1916 में 2 होम रूल लीग थी। एक तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित, दूसरी एनी बिसेंट द्वारा स्थापित। अब जो तिलक के, इसका कार्य क्षेत्र कहाँ था? जो एनी बिसेंट ने स्थापित की थी, उसका कार्य क्षेत्र देखिए बच्चों, तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़कर देश के शेष भाग में एनी बिसेंट के होम रूल ने कार्य किया। यह मद्रास, बंबई, बिहार, संयुक्त प्रांत एवं बंगाल में सक्रिय थी। देखिए, एनी बिसेंट की जो होम रूल लीग थी उसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, CY चिंतामणि, हसन इमाम, मजरूल हक आदि नेताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। ये सभी नेता इसमें सम्मिलित थे। और इसका स्वरूप, यानी एनी बिसेंट वाली जो होम रूल लीग थी उसका स्वरूप अखिल भारतीय था। और होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? मेन तो देखिए बच्चों, ये एक बौद्धिक प्रचार आंदोलन था, यानी बिना शस्त्र के स्वशासन प्राप्त करने के लिए था। इसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। और कार्यक्रम देखिए बच्चों इसके क्या थे, कैसे कार्यक्रम थे? राजनीतिक विषयों एवं जन जागृति संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन, यानी राजनीतिक प्रेरणा और जन जागृति के कार्यक्रम चलाने के लिए किताबें छपवाना, और राजनीतिक विषयों पर वाद विवाद एवं भाषण आयोजित करना, जनसभा करना, समाज सेवा के कार्य करना। देखिए बच्चों, तिलक ने तो अपने जो होम रूल लीग है उसका प्रचार अपने समाचार पत्र मराठा और केसरी, देखिए हमने पहले भी बता दिया है, तिलक द्वारा संपादित जो अखबार थे वो थे मराठा और केसरी, और एनी बिसेंट के थे कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया। देखिए बच्चों, छोटे प्रश्नों में इन जो समाचार पत्र है कि एनी बिसेंट के कौन से थे समाचार पत्र? कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया। इनके माध्यम से होम रूल का प्रचार प्रसार किया। देखिए 1920 में होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गई, तो इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे महात्मा गांधी, जिनके विषय में आप सभी ने अच्छी तरह से पढ़ रखा है। देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय पिता, इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद इनके पिताजी का नाम था। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा थी। और देखिए 1897 में कानून की शिक्षा लेने ये कहां पर गए? 87 में, 1887 में
ये कानून की शिक्षा लेने के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड। और 1891 में भारत वापस आ गए। और देखिए बच्चों 1893 में एक कंपनी थी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, इसके मुकदमे की पैरवी करने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए? 1893 में। सर्वप्रथम कब गए? 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए थे। बच्चों देखिए दक्षिण अफ्रीका में देखिए सरकार की रंग भेद नीति के विरुद्ध, यानी गोरे और काले के विरुद्ध वहां पर बहुत भेदभाव था, तो संघर्ष किया। और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस, टॉलस्टॉय फॉर्म और फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। और वहीं एक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन भी प्रकाशन किया या निकाला। कौन सा अखबार? इंडियन ओपिनियन। और देखिए जो महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का जो मार्ग अपनाया वो दक्षिण अफ्रीका में अपनाया। और इन्हीं के प्रयासों से देखिए दक्षिण अफ्रीका में सरकार को भेदभावपूर्ण जो कानून थे उनको रद्द करने पड़े। देखिए अब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी है जो भारत आ गए, इसलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी यानी जो विदेशों में प्रवास करते हैं उनके लिए। 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना की। अब देखिए गांधी जी के विषय में पढ़ रहे हैं तो हम उनके जो विभिन्न आंदोलन है उनके विषय में भी हमें पढ़ना आवश्यक है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले जब गांधी जी भारत में आए थे तो उन्होंने अंग्रेजों का सहायता करने का निश्चय किया। और उन्होंने घूम घूम करके प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करने के लिए अभियान चलाया था। तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की थी। लेकिन धीरे धीरे जब गांधी जी को भारतीय समस्याओं का ज्ञान हुआ तो उन्होंने ब्रिटेन की नीति के आलोचक हो गए। तो देखिए सबसे पहले जो गांधी जी का सफल सत्याग्रह आंदोलन था वो था चंपारण। अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करते थे गांधी जी। तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन था? चंपारण। देखिए बच्चों कभी कभी मैप में पूछा जाता है चंपारण तो कहाँ पर है? बिहार में। ये 1917 में हुआ गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन है। और देखिए बच्चों क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जो यूरोपियन नील बागान मालिक है वो किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन पर नील की खेती करने पर मजबूर करते थे और किसानों को नील बागान मालिकों द्वारा तय कीमत पर नील बेचनी पड़ती थी। अब इससे किसान परेशान थे। तो गांधी जी किसान एक राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार गए, चंपारण गए। और उनके सहयोगी कौन कौन थे? देखिए बच्चों राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जेबी कृपलानी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जेबी कृपलानी और नरहरि पारिक और महादेव देसाई के साथ चंपारण गए। और गांधी जी के प्रयासों से किसानों की समस्या में कमी आई। दूसरा देखिए क्रम से पढ़ेंगे। देखिए इतिहास को हमें क्रम से पढ़ना चाहिए जब ही हमारे परमानेंट याद होता है। दूसरा सत्याग्रह था अहमदाबाद मील मालिक मजदूर संघर्ष 1918 में। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए 1917 से प्लेग जो बीमारी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो मजदूरों को प्लेग बोनस दिया जा रहा था। लेकिन मील मालिक ने 1918 में प्लेग जो बोनस था उसको बंद कर दिया, इसलिए मजदूरों और मालिकों में विवाद हो गया। तो गांधी जी के सहयोग से इस सत्याग्रह किया गया और मील मालिक ने 35% बोनस देना स्वीकार किया, महंगाई भत्ता देना स्वीकार किया। तीसरा आंदोलन था खेड़ा किसान आंदोलन जो कि 1918 में गुजरात में, खेड़ा यानी गुजरात में है, वहां हुआ। इनका साथ वल्लभ भाई पटेल ने दिया। ये क्यों हुआ? देखिए बच्चों खेड़ा में किसानों ने किया था। क्यों किया? कि किसानों की फसल नष्ट हो गई, जिससे नष्ट हो गई फिर भी सरकार लगान वसूल कर रही थी। अब गांधी जी ने किसानों से कहा कि लगान न दें और इस आंदोलन में गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल थे। और अंग्रेज सरकार ने मजबूर होकर के आदेश दिया कि उन किसानों से कर न वसूला जाए जिनकी फसल लगभग नष्ट हो गई है। तो इस प्रकार गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन हो गए। और गांधी जी ने देखिए असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन भी चलाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया 1930 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, ये सभी आंदोलन चलाए। और देखिए बच्चों प्रथम विश्व युद्ध में मैंने पहले भी बताया अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को सहायता करने के उपलक्ष्य में केसर हिंद की उपाधि प्रदान की थी। लेकिन देखिए बच्चों एक
आपने सभी ने सुना होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें निहत्थे लोगों पर गोली चलाई थी जनरल डायर ने। तो महात्मा गांधी ने इसके विरोध में जो अपनी केसर हिंद की उपाधि थी वो त्याग दी थी। और देखिए गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया। कौन से थे वो कार्यक्रम? गांधी जी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ जनता की आर्थिक और सामाजिक उन्नति भी चाहते थे। गांधी ग्राम सुधार, नशाबंदी, अछूतोद्वार, हिंदू मुस्लिम एकता, स्त्री शिक्षा आदि के लिए कार्य करते रहे। इन्होंने ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ एवं गोरक्षा संघ की स्थापना की। और अछूतों को इन्होंने क्या नाम दिया? हरिजन नाम। क्या नाम दिया बच्चों? हरिजन। और हरिजन सेवा संघ की स्थापना इन्होंने कब की? 1932 ईस्वी में। और इनके महत्वपूर्ण समाचार पत्र कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से इन्होंने राजनीतिक चेतना जागृत की और सामाजिक आंदोलन का मार्गदर्शन किया? यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। देखिए बच्चों, जो भी समाचार है, जैसे हमने अभी पढ़ा था तिलक के केसरी और मराठा, और एनी बिसेंट के पढ़े थे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, तो हमें थोड़ा डिफरेंट करना है, अंतर करना है सभी समाचार पत्रों में, जिससे कि हमें याद रहे। और गांधी जी का यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये इनके समाचार पत्र हैं। तो बच्चों ये क्या है कि बाद में जब जीके वगैरह के प्रश्न आते हैं तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं, तो याद रखना है। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रॉलेक्ट एक्ट। देखिए ये एक काला कानून था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारत रक्षा कानून के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को बड़ी क्रूरता से दबाया। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुख्य रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सर सिडनी रॉलेक्ट की अध्यक्षता में देखिए एक आयोग गठन किया गया 10 सितंबर 1917 को। और इस आयोग ने अपना जो क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद 18 मार्च 1919 को रॉलेक्ट एक्ट बनाया गया। और इस रॉलेक्ट एक्ट में क्या है, देखिए कब बनाया गया? 18 मार्च 1919 को सर सिडनी रॉलेक्ट की अध्यक्षता में। तो इस कानून में क्या था? इस कानून द्वारा राजद्रोहात्मक कार्यों के संदेह मात्र पर, यानी ब्रिटिश को अगर ये पता लग जाए कि राजद्रोहात्मक कोई कार्य हो रहा है, संदेह होने पर ही किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजा जा सकता था या किसी स्थान पर नजरबंद किया जा सकता था। प्रतिबंधित पुस्तकों या दस्तावेज रखने मात्र के आधार पर ही किसी को गिरफ्तार भी किया जा सकता था। इसलिए इसे क्या कहा गया? काला कानून। और इस कानून के माध्यम से संदेह मात्र पर ही किसी व्यक्ति की तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने, जमानत मांगने आदि के अधिकार युद्ध के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने अपने पास रख लिए। यानी कहीं भी बिना अपनी संदेह होने पर ही तलाशी लेना, गिरफ्तारी करना, जमानत मांगने, सबके अधिकार युद्ध के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने ले लिए। पहले तो इस कानून को केवल मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसके बाद भी ले लिए। और तो इस कानून के विरोध में देखिए पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में आंदोलन चलाने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना भी हुई। देखिए बच्चों, और इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया था। देखिए बच्चों, और इसी के बाद ये तो रॉलेक्ट एक्ट था जो काला कानून कहा है बच्चों, इसको ध्यान से देखना है। 18 मार्च 1919, और इसमें केवल संदेह मात्र पर ही, राजद्रोहात्मक संदेह होने पर ही किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का अधिकार था, काला कानून कहा गया है। और इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल करने का निश्चय। देखिए बच्चों, अभी फिलहाल आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड टॉपिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में हमें जानना जरूरी है। शॉर्ट नोट में मैं आपको बताती हूँ कि जब रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को हड़तालें हुई तो पंजाब में भी देखिए बहुत सफल हड़ताल हुई। अब 9 अप्रैल को जब जुलूस निकाला जा रहा था तो पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन गिरफ्तार के विरोध में देखिए देश भर में इनके विरोध में सभाएं हुई और महात्मा गांधी भी पंजाब के लिए रवाना हुए। तो दिल्ली के पास पलवल में इनको रोक लिया गया। और देखिए इनके विरोध में
किस किस के विरोध में? रॉलक एक्ट के विरोध में, सरकार के दमन चक्र के विरोध में, और जो ये डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू है इनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी 13 अप्रैल 1919 को। तो जैसे ही जनरल डायर को सभा और इस सभा की जानकारी जैसे ही जनरल डायर को पता लगी तो उन्होंने निहत्थे लोगों पर, और 13 अप्रैल को वैसाखी का दिन था, और जलियांवाला बाग में ऐसे लोग भी थे जो गांवों से वैसाखी के मेले में आए थे। और देखिए बच्चों, कम से कम 20,000 लोग एकत्रित हुए, जिसमें स्त्री, बच्चे और बुजुर्ग भी थे। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने के आदेश दिए और इसमें 369 व्यक्ति वहीं की वहीं मारे गए। तो इस हत्याकांड को हम क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसके बाद हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ जाते हैं। यह है 1919 का अधिनियम। देखिए बच्चों, इससे पूर्व हमने 1909 का अधिनियम पढ़ा था, उम्मीद है आपने अच्छी तरह समझा होगा। अब हम पढ़ेंगे 1919 का अधिनियम। हर 10 वर्ष बाद भारत शासन अधिनियम चलाए जाते थे। इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। जैसे वो मार्लिमेंटो था, इसी में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, क्योंकि उस समय मॉन्टेग्यू तो भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के नाम पर यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है। और इनके अधिनियम के पारित होने की क्या परिस्थितियां थी कि अधिनियम पारित करना पड़ा, क्यों? पहला है, पॉइंटों के रूप में पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। इससे भारतीयों में आशा जगी कि ब्रिटिश सरकार विश्व युद्ध के बाद उन्हें स्वशासन प्रदान कर सकती है, तो इसलिए अंग्रेजों को भी इस अधिनियम को पारित करना पड़ा। दूसरा, 1916 में देखिए एक लखनऊ समझौता हुआ था। मैंने पहले भी बताया, लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जिसमें तिलक ने और एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन समझौता हुआ, जिससे इनके साथ कार्य करने की जब संभावना बनी तो अंग्रेजी सरकार को लगा कि जब ये दोनों साथ कर रहे हैं तो हमें कुछ करना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने देखिए होम रूल आंदोलन चलाकर भारत में स्वशासन की मांग की, और कांग्रेस में पुनः गरम दल का प्रभाव बढ़ गया था। तो इनके प्रभाव को कम करने के लिए और नरमपंथियों को संतुष्ट करने के लिए ब्रिटेन ने यह अधिनियम पारित किया। और भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने भी घोषणा की थी 20 अगस्त 1917 को कि भारत में क्रम से उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से स्वशासन का संस्था का विकास किया जाएगा। तो इन सभी परिस्थितियों में के कारण ये पारित करना पड़ा। अब इनकी विशेषताएं क्या है? देखिए बच्चों, विशेषताओं को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। पहला मुख्य विशेषता क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। देखिए 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध यानी दो विषय, प्रांतीय विषय को दो भागों में बांट दिया गया। सुरक्षित विषय यानी रिजर्व्ड विषय, और हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड विषय। देखिए बच्चे, कितने विषयों में बांट दिया? जो प्रांत के विषय थे यानी कार्य थे, उनको सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में बांट दिया गया था। मुख्य विशेषता क्या हुई? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। देखिए बच्चों, सुरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी के परामर्श से कर सकता था। और ये सुरक्षित विषय कौन कौन से थे? पुलिस, जेल, शांति व्यवस्था स्थापित करना, न्याय आदि। यानी सुरक्षित विषय को गवर्नर जनरल संभालता था। हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सहायता से, यानी गवर्नर दोनों में ही महत्वपूर्ण है, भारतीय मंत्रियों की सहायता से हस्तांतरित विषय। और वो कौन से थे? स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं सार्वजनिक निर्माण। दूसरा मुख्य विशेषता थी, गवर्नर की जो कार्यकारिणी थी वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। किसके प्रति थी? गवर्नर के प्रति। देखिए मुख्य दूसरी क्या विशेषता थी कि गवर्नर की जो कार्यकारिणी थी वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होकर गवर्नर के प्रति थी, जबकि मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। मंत्रियों की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने का अधिकार भी गवर्नर का था। देखिए गवर्नर को डबल अधिकार मिले हुए थे। गवर्नर विधानसभा को भंग करके भी प्रांतीय विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को निषेध कर सकता था। यानी जो उत्तरदायी सरकार थी, जो मंत्री थे, उनके काम को वो बंद खत्म भी कर सकता था। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन मुख्य विशेषता थी। यानी केंद्र के विषय थे रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, संचार, जनगणना, सार्वजनिक ऋण, लोक सेवा
आयोग, मुद्रा, भारतीय रियासतों से संबंधित विषय, ये तो केंद्रों में थे। प्रांतों के विषय क्या थे? स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, जंगलात यानी जंगल वाले, आबकारी यानी शराब, सिंचाई, कृषि, जेल, पुलिस आदि। और महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जो केंद्र की है वो द्विसदनी विधायिका की स्थापना हुई केंद्र में यानी सेंटर में। कौन से थे 2 सदन? प्रथम सदन था उच्च सदन जिसका नाम था राज्य परिषद, दूसरा था निम्न सदन जिसका नाम था विधान सभा। और अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है, प्रांतीय विधानसभाओं में पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। देखिए 1909 के अधिनियम में हमने पढ़ा था कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया, इसमें और बढ़ा दिया गया। इसमें मुस्लिमों के अतिरिक्त सिखों, यूरोपियनों, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों आदि को भी पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया गया। और महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति, यानी किस अधिनियम से भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई? 1919 के अधिनियम से। छोटे प्रश्नों में जब हमें पूछा जाए किस अधिनियम से, 1919 के अधिनियम से भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति का किया गया। क्योंकि इंडिया काउंसिल के जो कुछ कार्य थे जैसे व्यापार, ब्रिटेन में भारतीयों की शिक्षा आदि के लिए भारतीय उच्चायुक्त का प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार के परामर्श से सम्राट करता था। तो ये तो मुख्य विशेषता थी। इसके अलावा जो दोष हैं वो क्या है कि पहला तो इस अधिनियम का दोष ये है कि प्रांतों में द्वैत शासन के लिए ये मुख्य आलोचना तो इसकी, क्योंकि प्रांतों में द्वैत शासन के अंतर्गत सुरक्षित और हस्तांतरित विषय को विभाजन अव्यवहारिक था। यानी क्योंकि देखिए औद्योगिक विकास तो हस्तांतरित विषय था यानी मंत्री परिषद के हाथों में, परंतु श्रम विभाग सुरक्षित विषय यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के पास। अब देखिए बिना श्रम के उद्योग चलाना मुश्किल, और सारे प्रशासन की धुरी वित्त विभाग था जो सुरक्षित विषय था, जबकि धन की आवश्यकता वाले शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण आदि भारतीय मंत्रियों के पास थे जो कि हस्तांतरित विषय थे, जो प्रांत की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। देखिए मंत्रियों में उत्तरदायित्व का भावना अभाव था। सुरक्षित विषय गवर्नर की काउंसिल के सदस्यों के पास थे जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था। इस कारण द्वैत शासन सैद्धांतिक आधार पर विफल रहा। दूसरा क्या था बच्चों? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अभी भी भारत सचिव के प्रति और ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी थी। गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका सभा की सलाह को अस्वीकार भी कर सकता था। और सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था तो भारत को राष्ट्रीय आधार पर संगठित होने से रोकने का प्रयास था। इन सभी के कारण 1919 से अधिनियम की आलोचना की जाती है। देखिए बच्चों, ये जितना भी हमने पढ़ाया है इस वीडियो में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।